नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। शपथ से पहले सुबह नरेंद्र मोदी बापू की समाधि राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला। हालांकि कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होगी या नहीं, इस पर फैसला गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक सहित कई देशों के नेता शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अनुराग ढांडा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। आने वाले विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता को भरोसा है और आने वाले विधानसभा में एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। आम पार्टी को बसा के चली गई थी और आम पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली के अंदर। पंजाब में एक दूसरे लड़ रहे थे, आज किसी के अंदर क्या हालात रहे, हार गए। अब ब्लेम लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई डांडा साहब कह रहे हैं कि रोशो गरोड़ा ने भित्रघात किया, सुरजेवाला ने भित्रघात किया। अब ये कपड़े पाड़ने पे आ गए। मैं तो पहले कहा था इलेक्शन खत्म होने के बाद एक दूसरे के कपड़े पाड़ेंगे, ये पाड़ेंगे, ये विधानसभा में लड़ेंगे और विधानसभा में वो बातें करेंगे जो ना करने वाली होगी। अब देखना अभी 3 महीने के बाद विधानसभा है, किस प्रकार से आप पार्टी और कांग्रेस आपस में बढ़ती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी एक ही, मैं कहूंगा एक ही छत के नीचे इकट्ठे हैं। चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने लोगों को क्लाइमेट चेंज पर जागरूक करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा शुरू की गई। चंडीगढ़ सुखना लेक पर पहुंचे एक युवक ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात भी की। बता दें कि पंकज महला ने कहा कि उसने 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। वो लोगों को सोलर पैनल से होने वाली बचत और इसके फायदे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर पहला मेरा नाम पंकज महला है एंड सर मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड सर इस साइकिलिंग जर्नी का पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिलिंग पे लेके आना, कि जो 5 से 10 किलोमीटर है उस पर साइकिलिंग करने के लिए मोटिवेट करना। एंड जो सबसे बड़ा कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिन्यूएबल पे स्विच कराना, कि जो कोयले से बिजली बनती है उससे रादर देन उसके हमें सोलर पैनल लगा के एक क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करना। खबर अंबाला से है, जहां कई साल के मुकाबले इस साल गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ गर्मी के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं गर्मी का असर अब आर्थिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। सब्जियां और फल महंगे होने से रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। ग्राहकों के साथ साथ सब्जी फल विक्रेता भी परेशान हैं। एक तरफ जहां सब्जियां महंगी होने से ग्राहकों की संख्या घटी है, वहीं बढ़ती गर्मी के साथ सब्जियां और फल भी खराब होना शुरू हो गए हैं, जिससे सब्जी विक्रेताओं को रोजाना काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए पानी का छिड़काव और गीली बोरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा नाम सचिन है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, सौदे को बचाने की बहुत मुश्किल है। पानी मार मारे सौदा बचाना पड़ रहा है, नहीं वैसे सौदा खराब हो जा रहा है। सस्ता बेच करके बेचना पड़ रहा है हर चीज। ग्राहक को कहते ग्राहक कह रहा है झेलना पड़ा है, ग्राहक को ही नहीं पता गर्मी इतनी बढ़ रही है। गर्मी करके तो सौदा बचा नहीं रहा कुछ भी मार पे, इसलिए अब धनिया का भी हाल कैसा हो रहा है देखो गर्मी में। अब पानी ना मारे कि साफ ना करे तो बचेगा नहीं कुछ भी, इसलिए दामों ग्राहक को बताएंगे सस्ता, ग्राहक है महंगा। ग्राहक लेते ही तब भी है भागता ग्राहक, सस्ता जितना मर्जी बता दो उसको, ग्राहक को भी ग्राहक लेता ही नहीं सिर्फ चीज लिए। टमाटर भी 30 है, शाम को 10 रुपए बेचेंगे, अभी ग्राहक कहेंगे सस्ता है, महंगा पड़ रहा है। अमल नाम है जी मेरा। गर्मियाँ बढ़ गई हैं, ऐसे में फल बेचने में कितनी समस्या है? मैम फ्रूट आ रहा है दिन में लेके आते हैं, शाम को खराब हो जाते हैं फ्रूट।
गर्मी बहुत बढ़ रही है, गाहक भी नहीं आ रहा कोई, माल बहुत खराब हो जाता है, केले हैं तो में गर्मियों में खराब हो जाते हैं, सस्ते करके बेचने पड़ते हैं शाम को। फल को गर्मी से कैसे बचाएं? मैम गिल्ली बोरी डाल देते हैं फ्रूट में, गिल्ली बोरी करके बचाने पड़ता है, इधर नहीं बचता सस्ता करके बेच देते हैं। सब्जी मंडी मानव चौक पे काम करते हैं। सब्जियों का ऐसे सब्जियों के ऊपर प्रभाव है कि गर्मी के कारण सब्जियां डेली मतलब कि इतनी कॉस्ट लगाने के बाद भी सब्जियों के पैसे पूरे नहीं हो पाते। गर्मी के कारण सारा दिन पानी का छिड़काव होता है, उसके बावजूद भी सब्जियों में लॉस ही हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। कि गर्मी का आलम ऐसा है कि जैसे टेम्परेचर 45, 47, 50 के वो चल रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार है, यहीं रतनगढ़ में रहने वाला हूँ मैं, अम्बाला शहर के वासी हैं। इस गर्मी से हम बहुत परेशान हुए हुए हैं। गर्मी ने पारा इस बार तो आज तक हमने अपने जीवन में कभी ऐसा पारा सुना ही नहीं जितना ऐसा गया है। कभी 30, 37, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सुनते थे, अब तो 48, 49, 50 डिग्री को भी क्रॉस कर रहा है। और गर्मी ने हर तरफ हाय तौबा मचा रखी है, जिसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हुआ है। सारा उससे सबके बिजनेस और कारोबार पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। और महंगाई का भी आलम ऐसा है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां एक महिला टोल कर्मी जब एक कार चालक से टोल टैक्स अदा करने की अपील करने के लिए कार चालक के पास गई तो उसको कार चालक ने बदतमीजी करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी में से सामने आया है, जहां टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और हंगामा भी हो रहा है। महिला टोल कर्मी पूजा नाके के बूथ नंबर 20 पर ड्यूटी दे रही थी, जहां करीब 1:30 बजे दिल्ली नंबर की एक कार पहुंचती है, जिसका फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट पहले से ही हो रहा था। उसमें कुछ भी बैलेंस मनी नहीं था। महिला टोल कर्मी ने उनसे टोल टैक्स भरने की बात कही तो उनसे मारपीट शुरू कर दी। अब इस मामले में पीड़ित महिला टोल कर्मी ने मूर्थल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेईस मई को सोनीपत के गांव बिंधरोली में भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतारकर मौके से फरार आरोपी हत्याकांड को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी माता वैष्णो देवी जाकर छिप गया था और वहां भीख मांगकर पेट भर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी मनदीप अपने भाई अमरदीप के प्रेम विवाह से नाखुश था। पहले भी इस विषय पर कई बार झगड़ा हो चुका था। दिनांक 23 मई को गांव बिंद्रोली में ट्रिपल मर्डर हुआ था। पति, पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी। उसमें उसके पिता द्वारा शिकायत दी थी कि भाई इसके भाई ने, हिमनदीप ने, इन तीनों का कत्ल कर दिया है, जिसमें थाना पुलिस ने आरोपी मनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। उसको न्यायालय में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया है। एजी ऑफिस में कार्यरत हिम्मत सिंह को एचएसएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अब सीएम नायब सिंह सैनी ने हिम्मत सिंह को एचएसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने हिम्मत सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। तो वहीं हिम्मत सिंह ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन। धन्यवाद हिम्मत सिंह जी को आज इस महत्वपूर्ण पद पर, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूरा उतरेंगे। आज इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पद के ऊपर इन्होंने शपथ लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि युवाओं के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर ये खरा उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं
हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से और निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह, जिसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं यथा योग्यता, ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कार्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए या विशेष तौर पर जिसकी राज्यपाल के द्वारा अनुज्ञा दी जाए, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अभी तो जैसे आप लोगों को पता है चार्ज लिया ही है, लेकिन ये प्रायोरिटी यही रहेगी, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके साथ हम खड़े हैं। उनके लिए सीईटी का जो अभी जजमेंट आया है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उन बच्चों के साथ हैं और प्रायोरिटी यही रहेगी कि रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेरी पर्सनल कोशिश ये रहेगी कि कोई शेड्यूल हमारा बन पाए कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हो जाए बच्चों के लिए एनुअल बेसिस पे। जब 3 महीने का वक्त लगभग चुनाव में बचा हुआ है और काफी भर्तियां जो पेंडिंग है जी, और सरकार की कोशिश होगी कि नई भर्तियां भी की जाए ताकि नतीजे थोड़े से 50-50 हुए हैं, तो किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में जाकर ही स्टे होती है। जैसे आप सब लोगों को पता ही है, कोर्ट का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस का बेस्ट बेनिफिट लूंगा और जो कोर्ट में मामले हैं उनको पर्सनली रिव्यू करूंगा और 3 महीने के टाइम में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारा प्लान है। तो मैं हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मैं हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार की जो एक ट्रांसपेरेंसी नीति है युवाओं के लिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं। इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है, उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रदेश की नायब सैनी सरकार फिर जनता के कार्यों में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी स्कीम बनाई थी, जिसको अब जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम नायब सैनी ने उठाया है। आखिर क्या है ये योजना, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नायब सरकार की नायाब कोशिश, हैप्पी कार्ड से सफर होगा हैप्पी, हैप्पी कार्ड से मिलेंगी खुशियां, योजना से बदलेगी तस्वीर, साल में 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री,
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी स्कीम बनाई गई थी, जिसको अब जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम नायब सैनी ने उठाया है। प्रदेश के गरीब लोगों के लिए जन हितकारी इस योजना से राज्य के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा में लोग रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को करनाल में सीएम नायब सैनी ने हैप्पी स्कीम के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। इसके अलावा जिन लोगों को पहले कार्ड मिल चुके हैं उनसे बात कर उनका अनुभव पूछा। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। आज बीपीएल कार्ड के लिए हरियाणा में चक्कर नहीं काटने पड़ते। हर घर नल से जल और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गृहिणी की समस्या को हल किया। आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक सरकार मुफ्त इलाज दे रही है। गरीबों के हित के लिए कार्य करने हेतु हमेशा मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि राज्य के सभी डिपो में ये स्कीम शुरू हो चुकी है, जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस स्कीम से राज्य के 23 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। ये स्कीम 1.80 लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाई गई है। करनाल में हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के कामकाज की सराहना की। अगर कार्ड की बात करें तो हैप्पी कार्ड की कीमत 180 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों के लिए इसकी कीमत 50 रुपए रखी गई है, जिससे लोग और भी ज्यादा सहूलियत से इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को गरीबों के हित के अंदर उनके उत्थान के लिए समय समय के ऊपर लॉन्च करते हैं। ये योजना हैप्पी योजना भी अत्यंत ऐसे वर्ग के लिए है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भ्रमण करने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी में शादी में जाना है, तो इस योजना का लाभ उठाते हुए आप बस के अंदर फ्री में आप सफर कर सकते हैं। ये योजना ये सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है। मैं इसके लिए सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी नौजवान साथी हैं, मैं सभी का आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये खुशी है कि ये हैप्पी योजना, जैसा अभी हमें इसके माध्यम से बताया भी गया है कि हमने एक जो फिल्म देखी है, उस फिल्म के माध्यम से लगभग 23 लाख ऐसे परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और बहुत सारे हमारे परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं, जिनको ये कार्ड हमने वितरित किए थे। लगभग 1,11,123 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के माध्यम से, लगभग आवेदकों ने 41,817 ये जो हैप्पी कार्ड वितरित हुए हैं, 39 लाख किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने इसके माध्यम से ये कवर करेंगे, जो ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं। जैसा बताया भी है कि एक व्यक्ति इस कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर की यात्रा का वो लाभ उठा सकता है इस योजना के माध्यम से, जो सरकार ने ये योजना लॉन्च की है अभी आप लोगों के लाभ के लिए। सरकार गरीबों की मदद करते हुए कि उनको विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ना,
अभी हमने पीछे देखा भी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो सर्विस दी है, इसका सीधा सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंचा। नायब सैनी की प्रदेश सरकार की हैप्पी स्कीम जनता को कितना खुश कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो इस योजना से जनता को एक नई आस मिली है, लेकिन योजना बनाने और इस योजना को धरातल में पहुंचाने में सरकार कितना कामयाब हो पाती है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में धीमी गति से चलने वाले कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सेक्टर 64 में बनाई जा रही मुख्य रोड का उद्योग मंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता से जल्द पूरा कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणाएं शामिल हैं। जो विकास की गति जो आचार संहिता के समय जो रुक चुकी थी, उसको गति देने के लिए और कौन कौन से काम बाकी हैं और कुछ कामों को तेजी के साथ गति देनी जाए, ये सेक्टर की मेन रोड है। ये डिवाइड है 64 की और 64 से 64 की डिवाइडिंग रोड है, जिससे क्या है कि लोगों का आवागमन रहता है और सबसे बुरी जर्जर हालत थी इस रोड की। इस रोड का आज हम देखने में कि इस समय में तैयार कंप्लीट हो चुकी है, बस साइड की टेल लगनी बाकी है और जल्दी पूरी है। जल्दी कंप्लीट करके देंगे और इसके बाद 90 दिन में जो काम बने उनको 23 साल गति के साथ सबको प्रयास करेंगे। जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उन सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे। रेवाड़ी में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार कर सकती है। वहीं साथ ही पोर्टल पर इन सेवाओं के ठीक से काम न करने के कारण जनता को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि सरकार ने जरूरतमंदों को 100 गज के बीपीएल प्लांट देने की योजना घोषणा की है। इस जन कल्याणकारी योजना पर सरकार का पूरा फोकस है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने लोक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों की भी बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिरा है। तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे और इनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्या डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई है, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही। इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।